इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम, अपना परिचय दे नाम छोड़कर। सर, मैं पश्चिम चंपारण जिले से हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा संत आग्नेस गर्ल्स हाई स्कूल चिहुड़ी से और ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2013 में एमजेके कॉलेज बेतिया से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से की हूँ और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेबर एंड सोशल वेलफेयर है और अभी मैं वर्तमान में बिहार प्रशासनिक तैयारी में जुड़ी हुई हूँ। हॉबी क्या है? सर, खेत घूमना और माँ बाबूजी के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। फिर से रिपीट करें। खेत घूमना और माँ बाबूजी के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। खेत घूमना, अच्छा। पश्चिम चंपारण की 5 विशेषता बताइए। सर, पश्चिमी चंपारण की अपनी गौरवशाली इतिहास है, जहाँ ये सीता जी के आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। वही यहाँ महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह की शुरुआत कर आगे के आंदोलनों का एक नया आयाम दिया। और यहाँ पे भौगोलिक विशेषता है सर, यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली सदाबहानी नदियां हैं और सर यहाँ वन संपदा है और इसके अलावा सरिया मन का पक्षी भी है। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है सर, यहाँ युवा श्रम बल की अधिकता है और कृषि प्रधान राज्य है, जिला है। अच्छा, आपका ऑनर्स इकोनॉमिक्स था, जी तो इकोनॉमिक्स तो सिलेबस बीपीएससी में एक सब्जेक्ट था ऑप्शनल के रूप में, फिर आपने एलएसडब्ल्यू क्यों लिया? सर, इसके पीछे दो कारण हैं। मुझे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निभाते हुए पढ़ाई करनी थी, तो मुझे ऐसे सिलेबस का चुनाव करना था जो मेरे लिए आसान हो और कम समय में तैयार हो जाए। और दूसरा रीजन सर, मैं जब इस सिलेबस के पैटर्न को देखी तो मैं प्रशासनिक क्षेत्र में आकर जिन पहलुओं पर काम करना चाहती हूँ, उन सभी पहलुओं की पूर्ण अध्ययन और अनुभव पहले ही ज्ञान हो गया मुझे, जिसके कारण मैं प्रशासनिक क्षेत्र में आकर अच्छे से सेवा दे सकती हूँ। अच्छा, तो आपका कहना है कि एलएसडब्ल्यू का प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जी क्या क्या योगदान हो सकता है, जरा बताएं। सर, इसमें मैं अपने श्रमिकों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान करने में सफल होंगी। इसके अलावा बालकों की समस्या, महिलाओं की समस्या, वेश्यावृत्ति और विकलांग व्यक्तियों की समस्या आदि सभी समस्या जो समाज के वंचित वर्ग हैं, उन सब तक मेरी पहुंच आसानी से हो जाएगी सर, क्योंकि मैं वो सिलेबस से समझी हूँ। सुगम योजना क्या है? सॉरी सर, नहीं जानती। अच्छा, कोरोना क्राइसिस में आईएलओ के रोल को आप किस रूप में देखते हैं? जी सर, सर ये कोरोना क्राइसिस जो है वैश्विक महामारी के तौर पर देखा गया और ऐसी स्थिति में सर आईएलओ लेबर एंड सोशल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका के रूप में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि ये कहने का अर्थ हुआ सर, ये अचानक महामारी आई और ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों की एक समस्या उत्पन्न हुई जो श्रमिकों के लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न कर दी। और ऐसे में वो सभी राज्य चाहे देश अपने अपने यहाँ श्रम कानून में बदलाव कर रहे हैं, उनके आईएलओ के जो समय या सिफारिशें हैं उनका पालन कर रहे हैं। मैंने पूछा आईएलओ की क्या भूमिका रही इस बीच? सर आईएलओ अच्छा, को तो आईएलओ का डायरेक्ट भूमिका तो नहीं रही सर, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में जो उन्होंने अभी समय सिफारिशों को पारित किया है उसको भारत सरकार उस पर फॉलो कर रही है। अच्छा, इस क्या इस दरमियान किसी अभिसमय और सिफारिश को उसने आईएलओ ने जारी किया है?
सॉरी सर, इसके बारे में नहीं जानकारी है। अच्छा, आईएलओ का जो है 8 पिलर माना जाता है, 8 स्तंभ, है ना? कौन कौन है 8 स्तंभ? सॉरी सर, नहीं मालूम। भारत सरकार ने कितने स्तंभों को अपने श्रम कानून में शामिल किया है? जी, 8 जो पिलर है उसमें से 6 को लागू किया है सर। कितना को? 6 को, 6 को, 6 सर, 6। ठीक, वेरी गुड। न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सर, न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए 2 विधि अपनाई जाती है। एक सरकार अपने अधिनियम के द्वारा ये लागू करती है, और दूसरा सर कार्य समिति के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसमें श्रम संघ और नियोजक के श्रमिक होते, मतलब कि उसके प्रबंधक होते हैं। अच्छा, श्रम कानून और श्रम संहिता में क्या अंतर देखते हैं आप? सर, श्रम संहिता हमारे संविधान में उनके लिए वर्णित किया गया उपबंध है सर, और श्रम कानून बाद में उन्हें आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें बनाया गया है सर। माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसमें हम एक छोटे स्तर के अध्ययन करते हैं, जैसे उसमें एक उद्योग, एक फॉर्म, मतलब कि छोटे स्तर पे उसका अध्ययन करते हैं सर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसमें बृहद तौर पे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि सर कुल राष्ट्रीय आय, कुल निवेश, कुल उत्पादन, कुल निर्यात, कुल आयात, उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। आरसीईपी सुने हैं? जी सॉरी सर, फिर से थोड़ा बोलिएगा। आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सॉरी सर, नहीं जाना। नहीं सुने हैं? ठीक से नहीं सुनाई दे। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सॉरी सर, हिंदी में बताइएगा, माफ कीजिएगा सर। अच्छा, लेजिस फेयर सिद्धांत सुना है? हस्तक्षेप की नीति। और हस्तक्षेप की नीति नहीं, हाँ, लेसेस फेयर, लेसेस फेयर। सॉरी सर, नहीं मालूम है। अच्छा, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक नेशन सुना है? जी सर। चतसाल जी, वेल्थ ऑफ नेशन सुना है? जी सर, वेल्थ ऑफ नेशन सुने। किसने लिखा है? किसने लिखा? सर थोड़ा सा टाइम चाहिए सर। बोलिए। एडम स्मिथ ठीक, सर, गुड। शायद एडम तो स्मिथ ने लिखा। वेल्थ ऑफ नेशन में वेल्थ क्या है? सर, वेल्थ धन एक स्टेबल के रूप में होता है सर। अच्छा, किन्स का नाम सुना है? जी सर। किन्स का नाम? जी सर। जी सर। क्या कंट्रीब्यूशन है किन्स का अर्थशास्त्र में? जी सर। सर, केन्स एक महान अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपने थ्योरी, अनेक प्रकार की थ्योरी दिए हैं, जैसे कि केन्स का आय एवं रोजगार का सिद्धांत है, केन्स का तरलता का सिद्धांत है। उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश की है, आसान बनाया। वर्तमान जो मंदी है जी उसमें किन्स का सिद्धांत कितना है? जी जी सर, ये खास के रोजगार संबंधित सिद्धांत। सर बीच में आवाज कट गई थी सर आपकी।
टीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वर्तमान समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है? जी सर, केन्स का रोजगार सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि जब उत्पादन प्रक्रिया चलती रहेगी तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होते रहेंगे, इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे कि कोरोना काल में जिस तरह से उद्योग धंधे बंद हो गए, उत्पादन प्रक्रिया बंद हो गई, तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से मंदी की स्थिति आती जा रही है। तो इस तरह बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है सर, रोजगार की कमी हो रही है सर। प्रभावपूर्ण विशाल मांग को जी, बताया था सर। विशाल जी, अच्छा, ओडीएफ क्या होता है? सॉरी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ बहुत पॉपुलर वर्ड रहा, क्या है? सॉरी सर, नहीं सुने, नहीं पढ़ी थी। पश्चिम चंपारण से है या पूर्वी से? पश्चिमी चंपारण से। इसका है मुख्यालय कहाँ है? बेतिया हेडक्वार्टर है। बेतिया है। अच्छा, अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक जनजाति के बारे में बोला गया है, कौन सी जनजाति है वो आपके एरिया से है? हमारे एरिया में सर थारू जनजाति। थारू जनजाति, गुड। क्या कहा गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्पेशल रिकॉग्निशन उस जनजाति को मिला, क्या कहा गया? अभी सर अभी वर्तमान में ये याद नहीं है, लेकिन उनके विकास के लिए जो योजना चली है वो याद है सर, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाया नहीं, गया। एक्चुअली उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने एक वो मन की बात में ये इनका वर्णन किया था कि इनकी सदियों पुरानी एक परंपरा है कि कुछ बाहरी दुनिया से कुछ गड़बड़ी होता है तो ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। उसी के बारे में इन्होंने कहा कि हमारी एक हेरिटेज पहले से ऐसा है व्यवस्था जिसमें बाहर नहीं निकलते हैं। उसी के बारे में कुछ बोला गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, बिहार में बेतिया, ये जो आपका जिला है, उसका फॉरेस्ट स्पेशलिटी में 2 स्पेशलिटी है, दोनों बताइए तो। फॉरेस्ट में सर? जी सर यहाँ पे तो बेतिया से कुछ दूर 6 किलोमीटर की दूरी पे सरया मन है, जहाँ पे वन की अधिकता है और पक्षी विहार भी है सर। और वाल्मीकि रिजर्व कहाँ पर है? जी, वाल्मीकि नगर में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना भी है। वो बिहार ये का एक अकेला है, किस चीज के लिए? ये वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के लिए, बाघों के लिए। यही मैं पूछ रहा था। दूसरा बताइए, दूसरा एक और ज्योग्राफिकल पॉइंट से वो फेमस है, जी अकेला जी बिहार सर। में है वो। जी सर। सर यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है सर, और पक्षी विहार है, बस इतना ही जानते हैं सर। इतनी सॉरी सर। बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के दृष्टि से वन वही है। जी सर, जी सर, ये मालूम था सर, लेकिन अब नहीं समझता। यही सॉरी मैं सर, नहीं पूछ रहा था। बोल। जी अच्छा, जी। बताइए, सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? एक नदी का कम से कम नाम बताइए। सॉरी सर, नहीं जानते हैं। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलती है सर, अरे नेपाल से आती है। सॉरी सर, नहीं जानते। ठीक, कोई बात नहीं। उसी से अच्छा, निकलती है, सोमेश्वर से। सोमेश्वर की पहाड़ी से ही निकलती है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ के डीएम कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? जी, नीलेश रामचंद्र। श्री नीलेश रामचंद्र। कितने ब्लॉक हैं? जी, हमारे मतलब कि हमारे पंचायत में 24 ब्लॉक, 24। नहीं नहीं एक ब्लॉक चनपटिया ब्लॉक में हमारा घर पड़ता है सर। नहीं नहीं, हमने जिले में ब्लॉक की संख्या पूछा, आपके जिले में। जी सर, जी सर, 18 ब्लॉक है सर। और सब डिवीजन? सब डिवीजन 2 है सर।
ब्लॉक में प्रशासनिक पदाधिकारी कौन बैठते हैं? बीडीओ बैठते हैं सर। बीडीओ। जी और सब डिवीजन में? सर एसडीएम बैठते होंगे सर, ठीक से नहीं मालूम है। कोई बात नहीं। आपका पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? बिहार प्रशासनिक सेवा है, और अच्छा, और बिहार फाइनेंस सेवा है, और तीसरे नंबर पे। हेलो, अगर प्रशासन बीएएस मिलता है आपको, आपको क्या जी बनाया जाएगा? कहाँ जी पोस्टिंग होगी? सर, मेरा पोस्टिंग अनुमंडल स्तर पे होगा सर, और बेतिया में मतलब कि यदि अपने जिले की बात करें तो बेतिया या बगहा में नहीं पोस्टिंग नहीं, होगी। मतलब वो अनुमंडल स्तर पर क्या पोस्ट होगा? पोस्ट का नाम क्या होगा? अ, अ, अनु बिहार राजस्व सेवा होगा सर। हम्म, अनुमंडल नहीं एएस के रूप में होगा, जी तो क्या पोस्ट का नाम होगा? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर मिल जाता है कि तो क्या पोस्ट होगा आपका? सॉरी सर, नहीं मालूम। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, बिहार के राज्यपाल का नाम बताइए। जी फगू चौहान है। ओके। अच्छा, ये राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर, इसमें सुपीरियर कौन होते हैं? सर, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिशनरी पावर जानती हैं? सॉरी सर, नहीं जाना। हिंदी में पता नहीं, याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को कुछ अलग तरह के पावर मिलते हैं, कुछ बता पाएंगे? जी जी सर, ऐसे तो जैसे कि सर, अ, लोक जैसे सर राज्यों में जैसे कि राज्यपाल प्रमुख होते हैं, उसी तरह केंद्र में ये पूरे देश में राष्ट्रपति प्रधान होते हैं। उनको दोनों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है सर। और ये जैसे कि राज्य में एक केंद्र और कुछ राज्य के बीच कुछ नहीं नहीं, दोनों जो महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय हैं, दोनों को एक विशेषाधिकार कुछ मिला हुआ है। वो जी विशेषाधिकार की बात हम कर रहे हैं। जी सर, स्व विवेकाधिकार है सर। अच्छा, चलिए। स्व विवेकाधिकार है सर। हाँ, इसका स्वविवेक का अधिकार ज्यादा मजबूत है, राष्ट्रपति का ये राज्यपाल। सॉरी सर, फिर से एक बार बोलिएगा। राज्यपाल के स्वविवेकाधिकार और राष्ट्रपति के स्वविवेकाधिकार से तुलना करें तो आपको क्या लगता है किसका स्वविवेकाधिकार ज्यादा शक्तिशाली है? जी सर, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का। जी अच्छा अच्छा, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री कौन है? हम्म, सर, पढ़े थे अभी, याद नहीं आ रहा सर, सॉरी सर। भारत का अच्छा, बताइए। बिहार श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नहीं, सर, नहीं मालूम है सर, पढ़ भारत लेंगे सर। के बिहार भारत के लेबर के मिनिस्टर श्रम बताइए। बिहार के श्रम प्रशासन के हेड कौन होते हैं? श्रम मंत्री होते हैं सर। अच्छा, अभी लेबर सेक्रेटरी कौन है? नहीं मालूम है सर, सॉरी। अब मुझे ये बताएं कि महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के बारे में बताएं, आरक्षण छोड़ करके। जी सर, बिहार महिला सशक्तिकरण को देखते हुए बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना में मैं जीविका योजना को मानती हूँ सर, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर, इसमें महिलाओं को एक आर्थिक सहायता मिलता है, जिसकी वजह से एक रोजगार करती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। और दूसरी सर, ये बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना था सर,
और तीसरा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है। अच्छा, एमपीआई जानते हैं? एमपीआई इंडेक्स। सॉरी सर, नहीं जानती। अच्छा, तुम्हें बिहार प्रशासनिक सेवा में चयन कर लिया जाता है और सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में कहीं चयन कर दिया जाता है, तो अपनी 3 प्राथमिकता बताओ जो तुम करेगी। सर, सबसे पहले मैं सरकार की जो भी वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलूंगी उसका ठीक से इम्प्लीमेंट करूंगी सर। और दूसरी सर, मैं इसका एक अच्छी श्रोता हूँ सर। श्रोता के नाते मैं इसका निरीक्षण करूंगी और लोगों के बीच जाकर उनकी क्या कमियां हैं, क्या उनको सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि अच्छा, नहीं। तुममें क्या क्या कमियां? जी सर। तुममें क्या क्या कमियां? सर, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती हूँ। और संवेदनशील हो जाती है। जी, और दूसरी कमी सर, मैं कभी किसी को ना नहीं कह पाती हूँ। जैसे कि कोई मेरे अपने हैं, बोलते हैं कि कहीं चलने के लिए मन नहीं है तो भी चली जाती हूँ सर। मुझे लगता है उनको दुख लग जाएगा। और तीसरी सर, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है सर। गुस्सा आता है? कभी कभी सर, जिसको अच्छा, ये सब को सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ सर। ये कमियां हैं सर। अच्छा, चलो पहले तुम्हारा इंटरव्यू आज हम खत्म करते हैं और पहले बताते हैं तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सर, मुझे लेबर एंड सोशल वेलफेयर में एक मंत्री की जानकारी होनी चाहिए, कौन है और ये सब मुझे नहीं मालूम है। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में नहीं मालूम है। ये कमियां हैं मुझे सर, जिसको जानना चाहिए था। और आईएलओ के बारे में जानना चाहिए ना? सर, आईएलओ के बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन वो 8 पिलर के वो जो है वो नहीं जानती हूँ सर। बाकी सब जानती हूँ, मुख्यालय उनका क्या कार्य है। तुम्हारा ग्रेजुएशन कब हुआ? 2013 में। 13 में? डिस्ट्रिक्ट भी करना एक्चुअली पड़ेगा, है क्या डिस्ट्रिक्ट भी। कि तुम्हारा, हाँ, एक तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट पूरी तैयारी करनी हुई। मैंने भेजा भी है नोट्स ना? जी जी डिस्ट्रिक्ट का नोट्स भेजा है ना? जी 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 सर। उसको तैयारी करोगी। जी और इकोनॉमिक्स का बेसिक जो है वो भी तैयार करोगी, ठीक है? जी सर। उसके भी वीडियो मैंने भेजे हुए हैं उसमें। अच्छा वो क्योंकि इकोनॉमिक्स तुम्हारा ऑनर्स है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो अच्छा उस पर ध्यान देना है, ठीक है? और जो बेसिक जो भी आएगा, जो इंडेक्स लोग आ रहा है, योजना है, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे वेल्थ ऑफ नेशन जो है या किल्स के बारे में उसकी क्या व्यवहारिकता हो सकती है, उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना? जी जैसे आरसीईपी जो बोला गया है वो जानना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स की बेसिक भी समझ रखना होगा और एलएसडब्ल्यू की समझ रखना पड़ा। आज हम बहुत ज्यादा नहीं एलिब्रेट किए हैं, धीरे धीरे अलग अलग मॉक में अलग अलग चीजों को उठाएंगे। जो एक चीज तुम्हारा बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल थी, टेंशन नहीं ले रही थी, ये अच्छी चीज है। इंटरव्यू में क्या होता है कि हो सकता है बहुत सारे, जैसे आज भी तुम्हें बहुत सारे प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो लोग क्या होता है टेंस में आते हैं, तो टेंस में जो आता भी है वो भूल जाते हैं और इम्प्रेशन भी खराब हो जाता है। वो तुम्हारा बहुत अच्छा पार्ट था। स्माइल कर रही थी, चेहरे पे स्माइल आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और टेंशन तुम नहीं ले रही थी। ये बनाए रखना है, ठीक है? जी सर। बाकी जी चीजों थैंक को यू। जो भी कमियां हैं और जो संग्रह करना है उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। अच्छा, एक मिनट, अरे जो निगेटिव जो बता